अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान खान है और आज हम केप टाउन में बैठे हुए तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर जो जिनका जिस तरह सफ़र गुजरा है, किस तरह किस मुश्किलात से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आज हमारे पास हमारे दोस्त मुजीबुर रहमान बैठा हुआ है, कुवाट से इनका ताल्लुक़ है और आज इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये किस तरीके से किन मराहल के साथ यहाँ पर केप टाउन पहुँचा हुआ है। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जी। आज हम बताइए थैंक यू आप किस तरह यहाँ पर आप बता दिए नाज़रीन को किस तरह आप केप टाउन पहुँचे हुए साउथ अफ्रीका में और किन मराहल के साथ किन एजेंट के साथ वास्ता हुआ है और फिर कंट्री के थ्रू आप यहाँ पर पहुँचे हुए। सर थैंक यू अदनान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस लायक समझा कि आए हमारे लिए, हमारी शॉप पे आए हमसे कुछ बातें करने के लिए। तो मैं भी आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आ रहा था तो कुछ दोस्तों ने कहा कि बॉर्डर जंप, लेकिन मुझे वो काम रिस्की लगा, जिसकी वजह से मैंने बॉर्डर जंप का नहीं किया। फिर मैंने कुछ मेरे दोस्त थे उनके थ्रू फिर मैंने मलेशिया गया विज़िट पे, उधर से फिर मैंने वीज़ा लगवाया। वीज़ा लगवा के 10-12 दिन में मलेशिया में बुकिंग में ठहरा होटल में। उसके बाद जो है ना मेरी फ़्लाइट थी मलेशिया से सऊदी एयरवेज़ जोहान्सबर्ग के लिए। जद्दा पहुँचे हम, जद्दा में हमारा तकरीबन 4-5 घंटे स्टे था। जोहान्सबर्ग पहुँचे तो हमारी होटल बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम थी। मेरा वीज़ा मलेशिया से ही लग गया था, विज़िट वीज़ा साउथ अफ्रीका के लिए। उसके बाद जब हम जोहान्सबर्ग में उतरे तो इमिग्रेशन वालों ने हमें रोक लिया। हम 4 बंदे थे, कुछ सवालात वगैरह की, आखिरकार वो रजामंद हो गए, लेकिन हमारी होटल बुकिंग फेक निकली, तो जिसकी वजह से हमें डिपोर्ट कर गया। फिर वापस हम जद्दा आए साउथ अफ्रीका से। हाँ जोहान्सबर्ग से। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना हमारा रिटर्न टिकट था कराची का, तो जद्दा में हमारा वापस 7 घंटे स्टे था। फिर हम कराची पहुंचे। कराची इमिग्रेशन वालों ने हमें काफ़ी तंग किया, तो हमारा कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, हमारा वीज़ा भी सही था, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे, सारे प्रॉपर लीगल था, सब कुछ लीगल था। लेकिन इमिग्रेशन वालों ने थोड़ा तंग किया कि आपकी क्यों ये वो, हमारी होटल बुकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो जिस वजह से हमें काफ़ी किया। फिर मैंने फिर क्या किया, 1 महीने बाद फिर मैं मलेशिया गया। फिर मैंने उसी वीज़े पे मलेशिया से मैंने फिर उसी वीज़े पे ट्रेवल की। फिर मेरा जो है ना हमारे इस्लामाबाद से फ़्लाइट थी मेरी बैंकॉक में 3-4 घंटे स्टे था। मलेशिया में मेरा 9 घंटे स्टे था। फिर मैं आया, उसके बाद हमारी थाई इथियोपियन एयरलाइन थी, हम अदीस अबाबा आए। सॉरी पहले जो है ना मलेशिया से जहाज़ पे बैठे तो सिंगापुर उतरे। सिंगापुर हमारा 1 घंटे स्टे था। फिर हम आए अदीस अबाबा हमारा 2 घंटे स्टे था। अच्छा। उसके बाद हम आए जोहान्सबर्ग सारा मेरा मतलब लीगल प्रॉपर मैंने इमिग्रेशन काउंटर पे गया, तो मेरा जो है ना वो इजी था, वो कुछ नहीं, बस मैं उधर से आया। फिर तो थोड़ा डर था हमें, तो क्योंकि मैंने केप टाउन आना था। फिर मैंने कहा मैं टिकट लेता हूँ जहाज़ का। कितने बंदे थे जो यहाँ पर आके फिर दोबारा चले गए, फिर दोबारा आ गए, कितने बंदे थे? अच्छा, हम जो है ना मलेशिया से तकरीबन 3 बंदे थे। तो पहली मरतबा हम 5 बंदे थे, लेकिन फिर जब हम डिपोर्ट हो गए थे, अच्छा दूसरी मरतबा हम 3 बंदे थे। हम एक पंजाब का था भाई, एक पेशावर का था, मैं पहाड़ से था, तो जिसकी वजह से हमने मतलब आए जोहान्सबर्ग, सारा कुछ लीगल हुआ। फिर मैंने दूसरी तरफ जाना था केप टाउन, तो फिर मैंने क्या किया कि मेरा जो दोस्त था उसका कोई रिश्तेदार था, तो उसके साथ मैं गया। फिर मौसल पे गाड़ी पे तकरीबन 12-13 घंटे का सफ़र था। फिर उनके साथ मैंने स्टे किया, रात गुजारी, नाश्ता करके सुबह उधर से मैं निकला, टैक्सी में बैठा तो तकरीबन 7-8 घंटे में केप टाउन पहुँचा। तो मेरा सब दोस्तों से भाइयों से ये मशवरा है, देना चाहता हूँ उन लोगों को कि
बंक नहीं करें, मतलब बॉर्डर जंप ना करें, उनमें बहुत मसले होते हैं, तकलीफें होती हैं, खासकर फिर हमारे पाकिस्तान लोग बहुत ज़्यादा उनका जो है ना थोड़ा फिर बदनामी भी ज़्यादा होती है, और एजेंट जो है ना ये बड़ा जलील करते हैं। मैंने काफ़ी दोस्तों से सुना है इधर कि वो एक महीने में पहुँचे हैं, बॉर्डर जंप किया, फिर इधर तकलीफें होती हैं, खाना पीना नहीं मिलता, जंगलों में पैदल जाते हैं, पहाड़ों पे जख्मी होते हैं, कपड़े उनसे ले लेते हैं, सामान ले लेते हैं। तो मेरा मशवरा तो ये है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का फर्क होता है, तो आप ठीक है ना। तो ये बताएं मुझे, आपका ये पहला सफर था या इससे पहले भी आप किसी और कंट्री में गए हुए थे? नहीं, मैं तकरीबन 2010 में बहरैन गया था, मैंने 2 साल गुजारे हैं, तो उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इधर उधर जाने के लिए, कि नहीं हुआ तो नसीब में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये था। तो हमारे पास स्टूडियो में वली खान मौजूद है, आपको मुलाकात करते हैं। वली खान को हम वेलकम बोलते हैं हमारे प्रोग्राम जाने करने का। वली खान हम आपको वेलकम करते हैं। जी जी खैर थैंक यू और थैंक यू टाइम देने का बहुत सबसे पहले शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, अदनान भाई आपको रहमतुल्लाह और मुजीब भाई आपको, वालेकुम अस्सलाम आपका बहुत मुजीब भाई, शुक्रिया जो शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया शुक्रिया। और हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें इस चेयर पे उठाया अपने साथ। तो बहुत शुक्रिया वली खान। तो हमें आज ये जलने सा प्रोग्राम था कि यहाँ पर आप साउथ अफ्रीका केप टाउन में आप किन किन मनावल से, आप कौन से सन में आए हुए हैं यहाँ पर, और थ्रू बादल आए हुए हैं या डायरेक्ट वीजे के थ्रू आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें अपने एक्सपीरियंस। ये अदनान भाई, साउथ अफ्रीका तो मैं आया हूँ 2017 में। तो जिस तरह हर बंदा साउथ अफ्रीका आता है तकरीबन बॉर्डर जंप पे, तो हमने भी बॉर्डर जंप किया था, आए हैं तकरीबन अच्छा 3-4 साल हो गए हमें। हमने इससे पहले ट्राई किया हुआ था वीजे के थ्रू के नहीं, नहीं दिल में सोचा कि नहीं बस निकलना है, बॉर्डर के थ्रू निकलना दिल है में सोचा क्या, बस हमारा एक अपना दोस्त था, वो बस इस तरह फैमिली का बंदा था हमारा, अच्छा तो ये उसके थ्रू बस बॉर्डर जंप किया और आगे तकरीबन 2 दिन लगे थे मुझे। मैं यानी कि लकीस्ट बंदा था जो 2 दिन में पहुंचा साउथ अफ्रीका, वो बॉर्डर जंप में। तो मुझे नहीं लगता कोई अभी तक 2 दिन में या इससे पहले कोई पहुंचा हो। तो मैं तकरीबन 36 घंटे में साउथ अफ्रीका, कराची से साउथ अफ्रीका पहुंचा। तो ये कौन कौन सी कंट्री से आप यहाँ पर ये पहुंचे? हम गए थे कराची से, हमारी फ्लाइट थी दुबई की, तो दुबई से फिर हमने फ्लाइट ली थी अपना लिलानमो की। अच्छा तो वहाँ से फिर हमने फ़्लाइट ली थी मलावी की। अच्छा तो मलावी से फिर हम वहाँ, हमारे वीज़े लगे हुए थे पाकिस्तान से मलावी के, विजिट वीज़े थे 1 मंथ के। अच्छा तो जैसे ही हम मलावी पहुँचे तो वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त थे पाकिस्तानी जो कि एजेंट थे, तो वो आए हमें लेने एयरपोर्ट से। अच्छा फिर वहाँ से हम जो से बाय कार मलावी से मोज़म्बिक बॉर्डर तक गए, वहाँ पर हमारे वीज़े लगे बाकायदा टूरिस्ट के। तो मोज़म्बिक से फिर हमने वहीं पर एक छोटा सा एयरपोर्ट था, डोमेस्टिक फ़्लाइट ली वहाँ से मोज़म्बिक से मापुतो की। अच्छा तो तकरीबन वो काफी लंबा टूर था। 2-2.5 घंटे की वो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और 2-3 घंटे का वो क्या बोलते हैं ड्राइव थी पहले एयरपोर्ट तक। तो फिर बस एयरपोर्ट जिस तरह ही पहुँचे मोज़म्बिक, वहाँ से निकले तो वहाँ पर जो एजेंटों के बंदे थे, काला था फिर वो आया हमें लेने। तो वहाँ से हम फिर वो क्या बोलते हैं उसके साथ गाड़ी में बैठे अच्छा और वो हमें ले गया बॉर्डर पे। फिर तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। अच्छा और जब बॉर्डर पे ले गया तो उसने तकरीबन कुछ रास्ता, तो उसने गाड़ी की लाइटें ऑफ करके गाड़ी चलाई तकरीबन 4-5 किलोमीटर। जब बॉर्डर के हम करीब पहुँचे बिल्कुल, तो उसने एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके पीछे उसने गाड़ी खड़ी थी। तो उसने कहा कि सामने आपको लाइट नज़र आ रही है, लाइट लगी हुई थी बॉर्डर की नीचे क्रॉस लाइन होती है, तो उसकी चौकी थी एक फौजियों की, वो आर्मी बैठी हुई थी। बस फिर वो क्या कहते हैं बस बॉर्डर जम के तकरीबन 15 मिनट वॉक की थी हमने, बस इस जंगल में से होते होते हुए फिर वो तारा पहुंच गए। तार क्रॉस कितने घंटे की वो सफर था? जंगल में। तो इतना सफर नहीं था, हमने किया तकरीबन 35-30 मिनट लगे थे सिर्फ जो से ना पैदल। तो बस वहाँ से खाना पीना खाने पीने का क्या सिस्टम बस था? खाना पीना, अदनान भाई जब हम आए थे तो इतना यहाँ के माहौल का पता भी नहीं था कि एशिया अपना अफ्रीका में बहुत सारे मुसलमान होते हैं और ये सिस्टम और वो। तो बस रास्ते में पानी पीते थे और ये बिस्किट वगैरह कोई मिल गए तो खा लेते थे। तो हमारा तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इतना टाइम नहीं लगा। बहुत सारे लड़के थे जो हमें रास्ते में मिले तकरीबन, जो कि हमें मलावी में मिले, उनको बहुत टाइम हो गया था, यानी कि किसी को 10 दिन हो गए थे, किसी को 1 महीना हो गया था, किसी को 15 दिन हो गए थे। तो हम तो बहुत लकी थे जो सा वो क्या बोलते हैं कि 36 घंटों में वो भी एक इनलीगल तरीके से साउथ अफ्रीका में
यानी कि 24 घंटों में मैं अपने इधर या जो मेरे यार दोस्त थे उनके साथ था। जबरदस्त, चलो शुक्र है कि तो पहुंच गए। फिर यहाँ पर जब पहुंच गए तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का किस तरह आपने? बस अदनान भाई हकीकत बात है, तो मैं तो अपने जितने भी हमारे नाजरीन देखने वाले हैं इनको मैं यही बताऊंगा कि हम तो चलो मैं तो नादान था, छोटा सा था जब मैं आया हूँ पाकिस्तान से, तकरीबन मेरी एज 16 साल थी, तो मुझे तो इस चीज़ का पता बहुत कम उम्र में यहाँ पर घर से तो निकला हुआ है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपने बैकग्राउंड को बढ़ाने के लिए और अपने सपोर्ट को, और बहुत कम उम्र यहाँ पर पहुंचा। जब आया तो इसकी दाढ़ी नहीं थी, अभी माशाल्लाह से हल्की हल्की सी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही अपने जितने भी आपके चाहने वाले हैं, हमारे भाई हैं जो भी देख रहे हैं, हम यही बस पैगाम दूंगा उनको कि कहीं पर भी आपने जाना है तो लीगल तरीका इख्तियार करें। पाकिस्तान में अगर आप ट्राई करें तो आपको अमेरिका का, कनाडा का, हर जगह का वीज़ा मिल सकता है, कोई इतनी बात नहीं है। कोशिश करें। साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेना, मैं समझता हूँ अगर मैं आज पाकिस्तान चला जाऊँ तो वापस मुझे अगर आना हो तो मैं दोबारा इस रास्ते से नहीं आऊँगा, मैं कायदा लीगल तरीके से आने की कोशिश करूँगा। और मुझे देखो ये 70% अपने आप पर भरोसा है, ट्रस्ट है कि वीजा मिल सकता है अगर हम प्रोसेस के ऊपर पूरा चले, तरीके के ऊपर चले तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर ना मिले तो मैं सबसे यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा, अगर नहीं भी मिलता तो आप पाकिस्तान में ही रहे, वहाँ पर ही काम करें, वो सबसे अच्छे। जैसे यहाँ पे इधर आए हुए हैं तो कागजों का, पेपर का, डॉक्यूमेंटेशन का जो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी जो सर साउथ अफ्रीका में एजेंट है बहुत सारे, बहुत से पैसे लेते हैं पाकिस्तानियों से, इंडियन पाकिस्तानी जो से भी हमारे एशियन है जो इस तरीके से हैं इलीगल तरीके से, तो डॉक्यूमेंटेशन के पैसे लेते हैं 30,000, 40,000, 50,000 रेंट लेते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपए। वो भी अक्सर कोई आपका अगर अच्छा जानने वाला हो तो वो आपको अच्छा काम करके देगा। अदरवाइज जितने भी हैं तकरीबन वो फेक परमिट लगा के दे देते हैं, आपको पता नहीं होता, आपने कभी चेक किया नहीं होता, क्योंकि आप होम ऑफिस गए नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता कि ये क्या चक्कर है। तो यानी कि फ्रॉड चल रहा है, लूट चल रहा है, बस ये साल टेंशन तकलीफें, बस ये सिस्टम है। 5 साल हुए अभी तक नहीं, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है जो चल रहा है। तो बस इससे बात करो, कोई बोलते हैं 50,000 लगेंगे, कोई बोलते हैं 30,000 लगेंगे, कोई बोलते हैं 1 लाख लगेंगे, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, फिर हम बोलते हैं जो भी है कामयाब करे, खुश रहे कि आप मकसद के यहाँ पर आए हुए हैं और आपकी जितनी नेक ख्वाहिशात हो, हमारी दुआ है कि अल्लाह पूरा करे। वली खान ये बताए, यहाँ पर जब आप पहुँच गए केप टाउन में, यहाँ पर कोई था आपका जानने वाला या नहीं? अजनान भाई मैं केप टाउन में नहीं आया, सबसे पहले मैं आया था जब साउथ अफ्रीका आया हूँ तो मैं क्वाज़ुलु नटाल है यहाँ का सूबा है, डरबन साइड से, डरबन तकरीबन बंदे जानते हैं, तो मैं उस साइड पे गया था। तकरीबन मैं 1 साल वहाँ रहा हूँ, 15 माह, तो मैंने वहाँ पर जॉब की है हार्डवेयर की शॉप पे। अच्छा। तो वो मेरे यार दोस्त थे, यानी पाकिस्तान से ताल्लुक था उनके साथ, तो उनके थ्रू ही आया था, उनकी शॉप पे ही मैंने काम शाम किया। तो फिर वहाँ से मैं केप टाउन जब आया तो केप टाउन में मेरा कोई भी नहीं था, यानी कि जितने कि हमारे डरबन वाली साइड पे हमारे कोई भी पठान मैंने नहीं देखा है। तकरीबन 1.5 साल में रहा हूँ तो मुझे कोई पठान भाई मुझे नहीं मिला। अच्छा। हमारे सब पंजाब के भाई थे, तो यार दोस्त थे हमारे। तो जब मैं केप टाउन आया तो मुझे पता नहीं था, मेरा एक कज़न आया था पाकिस्तान से। अच्छा। बस उसके साथ हम दोनों ने टिकटें की है बस की, तो केप टाउन आए हैं। बस केप टाउन में आके फिर वो क्या बोलते हैं, बस अल्लाह सबब बनाने वाला होता है, तो उसने बना दिया। तो फिर बहुत से यार मिल गए, दोस्त मिल गए, जानने वाले मिल गए, अच्छे बंदे मिल गए, तो बस काम भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है। तो बस वो क्या बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था यहाँ पर हमारा रहना। जबरदस्त टेक्नीशियन है और जबरदस्त कुक है, जबरदस्त। पिछले जबरदस्त ईद के दिन हमें तंबूक खिलाया था, काफी मजा आया। ये तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, आप भाइयों दोस्तों का। और ये है कि सब इकट्ठा रहता है, ये बहुत ज्यादा, हालांकि उम्र में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होती है कि जितने भी यहाँ पर खुश रहे, इकट्ठे रहे, कामयाब करे। हमारी दुआ इनके साथ है, जितने भी इनकी मुश्किलात है अल्लाह इनकी मुश्किलात को ख़त्म कर ले। और ये बताओ कि यहाँ पर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तो क्या प्रोसीजर आपका? देखिए अदनान भाई, डॉक्यूमेंटेशन का जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि अगर आप इलीगल तरीके से इस कंट्री में आए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स, अगर आप चाहें ना कि मैंने लीगल तरीके से ले लिए तो वो तो नामुमकिन है। अच्छा। क्योंकि आप अगर होम ऑफिस जाओगे तो यहाँ के जो उनसे हिसाब किताब है, जो यहाँ का रूल्स है, आपको बहुत तंग करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको उस टाइम तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी जब तक आप कुछ पैसे नहीं लोगे। क्योंकि हमारे खुद अपने कुछ बंदे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने थोड़ा सा
خود ہماری جو ملک کی انہوں نے تھوڑا نام نام خراب کیا خراب ہے. کرنے کے لیے ہمارے خود تھوڑے بندے اس طرح کے اس وجہ سے کچھ ہمارے اپنے کیا بولتے ہیں طریقہ کار صحیح نہیں ہے. تو بس ڈاکومیشن کے لیے یہی ہے ساؤتھ افریقہ میں کہ بس جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ بنا لیتا ہے. اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر وہ ادھر ابھی میں نے بہت سارے دیکھے ہیں, میرے یار دوست ہیں جاننے والے ہیں, تقریباً ان کو کسی کو 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, ڈاکومنٹس نہیں ہے ان کے پاس. تو پاکستان نہیں گئے ہوئے, بس ادھر ہی ہیں, بس پڑے ہوئے ادھر بیچارے کام کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بس یہ سسٹم ہے.